आज की इस इन डेप्थ चर्चा में हम एक ऐसी कहानी से शुरुआत कर रहे हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। सोचकर देखिए, साल 2003 की बात है और ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की हालत इतनी खराब थी कि यूरोप की जो सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियां थी ना। उन्होंने अपनी साइकिलिंग देने से ही मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने साफ मना कर दिया। मतलब सोचने वाली बात है, एक इंटरनेशनल टीम को साइकिल बेचने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर दुनिया भर के लोगों ने ब्रिटिश टीम को उनकी ब्रांड की साइकिल चलाते हुए देख लिया तो मार्केट में उनकी साइकिल की बिक्री गिर जाएगी। ये वाकई कोई मजाक नहीं था। अगर हम पिछले लगभग 100 सालों के ओलंपिक इतिहास को देखें तो इस टीम ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। एकदम हारने की आदत सी पड़ चुकी थी इनको। वही तो। और फिर इस टीम में एक नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर आते हैं, डेव ब्रेल्सफोर्ड। और जब ऐसी हालत हो तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार करना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे उन्होंने नाम दिया एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। मतलब कोई रातों रात जादू नहीं किया। उनका निशाना था हर छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करना। सिर्फ 1%? हाँ, बस 1%। उन्होंने टीम के हर छोटे पहलू को खंगाला, जैसे साइकिल की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाना या टायरों पर अल्कोहल रगड़ना ताकि ट्रैक पर ग्रिप अच्छी हो सके। अच्छा, टायरों पर अल्कोहल, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। और कपड़े ऐसे डिजाइन करवाए जो हवा को आसानी से चीर सकें। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, उन्होंने टीम के ट्रक को अंदर से सफेद रंगवा दिया था। वेट, क्या? ट्रक को सफेद रंगवाने से ओलंपिक कैसे जीत सकते हैं लोग? खैर, इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह थी। सफेद रंग होने से धूल के वो छोटे कण भी साफ दिखाई देने लगते थे, जो उड़कर साइकिल के गियर में फंस सकते थे और परफॉर्मेंस को थोड़ा सा भी खराब कर सकते थे। ओह, ओके। मतलब इतनी छोटी डिटेल पर फोकस, लेकिन नतीजे तो सच में चौंकाने वाले थे। हम सब जानते हैं कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इसी ब्रिटिश टीम ने साइकिलिंग के लगभग 60% गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए थे। और उसके बाद कई टूर द फ्रांस रेस भी जीती। इसके पीछे जो गणित काम करता है ना, वो इंसान के दिमाग की आम समझ से थोड़ा परे है। कैसे? क्योंकि हमारा दिमाग लीनियर तरीके से सोचता है, सीधी रेखा में, लेकिन आदतें कंपाउंडिंग के नियम पर काम करती हैं। अगर कोई हर दिन अपने किसी भी काम में सिर्फ 1% का सुधार करता है तो साल के अंत तक वो लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना, ये सच में बहुत बड़ा नंबर है। और आज इस चर्चा में हम जिन स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ लेखक ने कंपाउंडिंग के इस विज्ञान को समझाने के लिए अपनी जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा शेयर किया है। हाँ, वो हाई स्कूल वाला किस्सा। बिल्कुल। हाई स्कूल के दिनों में बेसबॉल खेलते वक्त एक बैट सीधे उनके चेहरे पे आ लगा था। चोट इतनी भयानक थी कि नाक टूट गई, खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हुए और यहाँ तक कि आंखें अपनी जगह से बाहर आ गई थी। वो कोमा में चले गए थे। किसी भी इंसान के लिए ये सब कुछ खत्म हो जाने जैसा है। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था उस हादसे के बाद। लेकिन उन्होंने वापस आने के लिए कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया। महीनों के इलाज के बाद जब वो कॉलेज पहुंचे तो उन्होंने बस छोटी आदतों पर ध्यान दिया, जैसे रात को सही वक्त पर सोना और अपने कमरे को साफ रखना। और इन्हीं छोटी आदतों ने आगे चलकर उन्हें एकेडमिक ऑल अमेरिकन एथलीट बना दिया। तब जब कोई इंसान एक छोटी सी अच्छी आदत को रोज दोहराता है तो असल में वो अपनी जिंदगी पर अपने नियंत्रण या कंट्रोल को वापस महसूस कर रहा होता है। ये सिर्फ कमरा साफ करने की बात नहीं थी। ये दिमाग को बताने का तरीका था कि मैं अभी भी अपने जीवन के फैसले खुद ले सकता हूँ। ये कंट्रोल वाली बात बहुत पावरफुल है। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक उलझन सामने आती है और मुझे लगता है लोग इससे रिलेट करेंगे। अगर ये छोटे बदलाव इतने ही ताकतवर हैं तो लोग इनको छोड़ क्यों देते हैं? बीच में ही हार क्यों मान लेते हैं? ये बहुत ही आम समस्या है। इसे समझने के लिए चलिए आइस क्यूब यानी बर्फ के टुकड़े का उदाहरण लेते हैं। अच्छा, आइस क्यूब? हाँ, मान लीजिए एक ठंडे कमरे में टेबल पर बर्फ का एक टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान 25 डिग्री है। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। 26 होता है, 27, 28, 29। बर्फ में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, वो वैसी की वैसी रखी रहेगी। बिल्कुल। 30 और 31 डिग्री तक पहुंचेगा तब भी कुछ नहीं होगा। जो इंसान उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहा है उसे लगेगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर आएगा, बर्फ पिघलने लगेगी। ओह, मतलब मेहनत बेकार नहीं जा रही थी, वो बस इकट्ठी हो रही थी। एग्जैक्टली।
इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि उसे तुरंत नतीजे देखने की आदत है। जब कोई नई भाषा सीखना शुरू करता है तो उसे लगता है हर दिन थोड़ा बदलाव दिखेगा, पर आदतें ऐसे काम नहीं करती। एकदम वही उस पत्थर तोड़ने वाले की कहानी की तरह, जहां वो एक बड़ी चट्टान पर 100 बार हथौड़ा मारता है और चट्टान पर एक खरोंच तक नहीं आती। हाँ, और जैसे ही वो 101वीं बार हथौड़ा मारता है, चट्टान 2 टुकड़ों में टूट जाती है। वो आखिरी बार नहीं था जिसने चट्टान को तोड़ा, बल्कि उससे पहले के 100 वार थे जिन्होंने अंदर ही अंदर उस चट्टान को कमजोर कर दिया था। ये सरकती हुई मेहनत वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन चलिए इस समस्या की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। अगर मेहनत जमा हो रही है और 1% सुधार काम करता है, तो लोग बुरी आदतें छोड़ने में फेल क्यों होते हैं? इसका जवाब थोड़ा सा कड़वा है। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो परिणाम यानी आउटकम्स को बदलने पर ध्यान देते हैं, जबकि उन्हें अपना सिस्टम बदलना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का कमरा बहुत गंदा है। एक दिन वो जोश में आता है और पूरा कमरा चमका देता है। ये तो एक गोल था ना जो पूरा हो गया। हाँ, कमरा तो साफ हो गया, लेकिन अगर उस इंसान की आदत अभी भी वही है कि चीजें यहाँ वहाँ फेंक देना, सामान वापस जगह पर ना रखना, तो क्या होगा? कुछ ही दिनों में कमरा फिर से कबाड़ा बन जाएगा। वही तो। इसीलिए लक्ष्य यानी गोल्स केवल किसी समस्या का एक पल के लिए समाधान करते हैं। गंदे कमरे को साफ करना एक परिणाम था, लेकिन जब तक गंदा करने वाला सिस्टम नहीं बदलता, वो साफ सफाई टिकेगी नहीं। लक्ष्य हमें खेल जीतने में मदद करते हैं, पर सिस्टम हमें खेल खेलते रहने में। तो इस सिस्टम को बदला कैसे जाए? मतलब शुरुआत कहाँ से हो? इसके लिए बदलाव के 3 स्तरों को समझना पड़ेगा। पहला स्तर है परिणाम, यानी क्या पाना है, जैसे वजन कम करना। दूसरा स्तर है प्रक्रिया यानी प्रोसेस, कि करना क्या है, जैसे रोज जिम जाना। और तीसरा और सबसे गहरा स्तर है पहचान यानी आइडेंटिटी, कि क्या बनना है। आइडेंटिटी, हाँ। थोड़ा समझाइए इसे। ज्यादातर लोग ना अपनी पहचान को छुए बिना परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य किताब पढ़ना होता है, जबकि लक्ष्य होना चाहिए किताबें पढ़ने वाला इंसान यानी रीडर बनना। अच्छा, मतलब गोल मैराथन दौड़ना नहीं बल्कि एक धावक यानी रनर बनना होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक इंसान की पहचान और उसकी आदतों के बीच तालमेल नहीं होगा, कोई भी बदलाव टिक नहीं सकता। लेकिन वेट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर कोई इंसान रोज सुबह 10 बजे सोता रहता है और एक दिन अचानक शीशे के सामने खड़े होकर बोले कि मैं एक सुबह जल्दी उठने वाला रनर हूं, तो क्या वो चमत्कारिक रूप से दौड़ने लगेगा? ये तो मुझे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली किताबी बातें लगती हैं कि बस सोचो और बन जाओ। मैं समझ सकता हूं कि ऐसी उलझन होना एकदम स्वाभाविक है, पर सच्चाई ये है कि सिर्फ सोचने से या खुद को दिलासा देने से पहचान नहीं बदलती। हमारा दिमाग ना सबूतों पर काम करता है, एविडेंस पर। सबूत? कैसा सबूत? जैसे जब कोई पहली बार दौड़ने जाता है तो वो अपनी उस नई धावक वाली पहचान के लिए एक वोट डालता है। जब दूसरी बार जाता है तो दूसरा वोट डालता है। आदतें ही वो ठोस सबूत हैं जो दिमाग को यकीन दिलाती हैं कि इंसान असल में है कौन। ओ, तो बिना सबूत के दिमाग उस नई आइडेंटिटी को रिजेक्ट कर देगा। एग्जैक्टली। असली बदलाव तभी आता है जब हमारी आदतें हमारी नई पहचान का रोज का सबूत बन जाती हैं। तो ये सबूत इकट्ठे कैसे होते हैं? ये हैबिट लूप असल में काम कैसे करता है? हमने अभी तक प्रॉब्लम की बात की, अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं जो 1898 में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था। उन्होंने कुछ भूखी बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। बिल्लियों को डब्बे में? हाँ, बाहर खाना रखा था और बाहर आने का रास्ता सिर्फ एक लीवर दबाकर खुलता था। शुरू में बिल्ली ने बहुत हाथ पैर मारे, खरोंचा और उसी चटपटाहट में गलती से लीवर दब गया। और खाना मिल गया? सही कहा। जब थॉर्नडाइक ने इसे बार बार दोहराया तो उन्होंने देखा कि बिल्लियों की बेकार की हरकतें कम होती गई और वो सीधा लीवर दबाने लगी। मतलब दिमाग ने सीख लिया कि किस काम को करने से अच्छा इनाम मिलता है। बिल्कुल। और यही आदत के 4 कदम हैं। संकेत यानी क्यू, फिर तलब यानी क्रेविंग, तीसरा प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और चौथा इनाम या रिवॉर्ड। जैसे फोन की आवाज एक संकेत है। बिल्कुल। ये जानने की तलब कि किसका मैसेज आया है। हाँ। फोन उठाना प्रतिक्रिया है और मैसेज पढ़कर जो डोपामिन मिलता है वो इनाम है। एकदम सही पकड़ा। ये लूप हमारे दिमाग में लगातार चल रहा है और इन्हीं 4 कदमों को 4 नियमों में बांटा गया है आदत को हैक करने के लिए। तो पहले नियम से शुरू करते हैं। मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाएं।
यहाँ मुझे वो जापानी रेलवे वाला पॉइंट एंड कॉलिंग सिस्टम बहुत ही कमाल का लगा। दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेनें हैं वहाँ, और वहाँ के ड्राइवर हर छोटी चीज पर उंगली दिखाकर जोर से बोलते हैं, जैसे सिग्नल हरा है या स्पीड 80 है। पहली नज़र में अजीब लगता है ना कि कोई अपने ही काम को जोर जोर से क्यों बोल रहा है, पर इसके पीछे बहुत गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। जब हम कोई काम रोज करते हैं तो दिमाग उसे अपने अनकॉन्शियस यानी अवचेतन में डाल देता है, जैसे हम बिना सोचे गाड़ी चला लेते हैं। हाँ, तो जापानी रेलवे ने इस ऑटो पायलट मोड से होने वाली गलतियों को रोकने के लिए ये तरीका निकाला। जब कोई अपनी आदत को जोर से बोलता है तो वो उस जानकारी को वापस सचेतन यानी कॉन्शियस दिमाग में खींच लाता है। वाओ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और ये नए हैबिट्स बनाने पर भी लागू होता है। लोग अक्सर कहते हैं मैं ज्यादा पानी पीऊंगा, पर ये बहुत अस्पष्ट है। इसे ऑब्वियस बनाने के लिए हैबिट स्टैकिंग का तरीका आता है, जहां पहले से जो पक्की आदतें हैं उनके ऊपर नई आदत को रख दिया जाता है। जैसे सुबह अपनी कॉफी मशीन ऑन करने के तुरंत बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। हाँ, यहाँ कॉफी मशीन चलाना एक बहुत ही स्पष्ट संकेत बन गया दिमाग के लिए। अब दूसरे नियम पर आते हैं, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाएं। और यहाँ बात आती है डोपामीन की। डोपामीन को अक्सर लोग सिर्फ इनाम या खुशी से जोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर हमारे पूर्वजों की बात करें तो उन्हें सिर्फ खाना खाने पर डोपामीन नहीं चाहिए था, बल्कि खाना खोजने जाने के लिए भी डोपामीन की जरूरत थी। वरना तो वो शिकार करने के लिए गुफा से बाहर ही नहीं निकलते। खैर, एग्जैक्टली। विज्ञान कहता है कि डोपामीन सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम की उम्मीद यानी एंटिसिपेशन में सबसे ज्यादा रिलीज होता है। इसलिए वेकेशन पर जाने से ज्यादा उसकी प्लानिंग में मजा आता है। तो इस डोपामीन का इस्तेमाल हम नई आदतें बनाने में कैसे कर सकते हैं? इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग की रणनीति है। जो काम करना जरूरी है, जैसे जिम जाना, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो करना पसंद है, जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर सीरीज देखना। अच्छा, मतलब नियम बना लें कि मैं सिर्फ ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए ही अपना पसंदीदा शो देखूंगा, तो दिमाग जिम जाने के लिए मोटिवेट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और दिक्कत आती है कि इंसान नेचुरली आलसी होता है। इसीलिए तीसरा नियम है मेक इट ईजी, यानी इसे आसान बनाएं, जिसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट भी कहते हैं। हाँ, और इसी में वो 2 मिनट का नियम आता है ना, जो सच कहूं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। नियम कहता है कि कोई भी नई आदत 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब आप ही बताएं, 2 मिनट में कोई क्या ही किताब पढ़ लेगा, या 2 मिनट की कसरत से किसका वजन कम हो जाएगा? ये शंका एकदम सही जगह उठती है, क्योंकि लोग नतीजे को देख रहे होते हैं। पर 2 मिनट के नियम का मकसद कोई बड़ा काम पूरा करना नहीं है। इसका लक्ष्य है गेटवे हैबिट बनाना, एक शुरुआती आदत। गेटवे हैबिट। हाँ, जब कोई नई आदत शुरू होती है तो सबसे बड़ी रुकावट होती है फ्रिक्शन, यानी वो काम शुरू करने की झिझक। दिमाग सोचता है कि कपड़े बदलो, आधा घंटा ड्राइव करो, 1 घंटा पसीना बहाओ, तो इंसान सोफा से उठते ही नहीं। तो हमें उस शुरुआत की फ्रिक्शन को खत्म करना है बस। सही कहा। 2 मिनट का नियम कहता है कि दिखाई देने यानी शोइंग अप की कला में माहिर बनिए। रोज 50 पन्ने पढ़ना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि रोज सोने से पहले बस किताब खोलना लक्ष्य है। ओ, मतलब आदत को बड़ा करने से पहले उसको जगह तो लेने दो। Yeah. You have to standardize before you optimize. एग्जैक्टली। और जब काम शुरू हो जाए तो चौथा नियम आता है मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाएं। यहाँ इंसान की फितरत सामने आती है। दिमाग को तुरंत मिलने वाले इनाम चाहिए होते हैं, क्योंकि लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों को 10 साल बाद की रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी करनी होती थी। उन्हें तो बस आज का खाना आज चाहिए था। वही सबसे बड़ी समस्या है आज के ज़माने में। हम डीलेड रिटर्न एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, जहाँ नतीजे बाद में मिलते हैं। बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है, जैसे जंक फूड का स्वाद, पर बीमारी 10 साल बाद। और अच्छी आदतों का दर्द तुरंत मिलता है, पर फायदा महीनों बाद। ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है हमारे दिमाग के साथ। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है फिर? जेरी साइनकल्ड की बात करते हैं। उनका डोंट ब्रेक द चेन वाला तरीका। वो रोज जोक लिखते थे और एक बड़े कैलेंडर पर लाल क्रॉस लगा देते थे। कुछ दिनों में वो एक चेन बन जाती थी। अच्छा, हैबिट ट्रैकर की तरह। हाँ, जब कोई हैबिट ट्रैक करता है तो कैलेंडर पे निशान लगाते ही उसे विजुअल संतुष्टि मिलती है कि मैंने आज का काम कर लिया। और इसमें सबसे कड़वा नियम यह है कि कभी भी लगातार 2 बार मत चूको। नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन बीमार हैं तो ठीक है, लेकिन अगले दिन वापस ट्रैक पर आना सबसे जरूरी है।
ये सब बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब कोई बार बार एक ही काम को करता है लगातार सालों तक, तो बोर भी तो हो जाता है ना। जो दुनिया के टॉप एथलीट्स हैं वो इस भयानक वॉल ऑफ बोर्डम से कैसे लड़ते हैं? वहां काम आता है गोल्डीलॉक्स रूल। इंसान का दिमाग ना सबसे ज्यादा फोकस तब करता है जब कोई काम उसकी क्षमता के बिल्कुल किनारे पर हो, यानी ना तो बहुत आसान हो और ना ही बहुत मुश्किल। जैसे अगर मैं टेनिस सीख रही हूँ और किसी 5 साल के बच्चे के साथ खेलने लगूं तो मैं बोर हो जाऊंगी, पर किसी वर्ल्ड चैंपियन के सामने खड़ी हो जाऊं तो निराश हो जाऊंगी। पर अगर सामने वाला खिलाड़ी बिल्कुल आपके लेवल का हो, जहां आपको हर पॉइंट के लिए मेहनत करनी पड़े, तो आप कभी बोर नहीं होंगे। लेकिन एक पॉइंट पर आकर तो रूटीन रूटीन ही लगेगा ना। वहां पर महान लोग कैसे टिके रहते हैं? और यहीं पर एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क सामने आता है। लोगों को लगता है कि महान लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, पर सच ये है कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि बोर्डम है। बोर्डम। हाँ, जब काम में मजा आना बंद हो जाता है तो शौकिया लोग छोड़ देते हैं, पर एक प्रोफेशनल अपनी उस खींच, उस बोर्डम को बर्दाश्त करता है और अपना काम करता है, चाहे उसका मूड कैसा भी हो। मैं एक पॉइंट यहाँ लाना चाहूंगी जो अक्सर ऐसे डिस्कशंस में छूट जाता है, जीन्स और नेचुरल टैलेंट के बारे में। क्या माइकल फेल्प्स जैसे लोग सिर्फ अपनी अच्छी आदतों की वजह से इतने सक्सेसफुल हुए? इसमें जीन्स का क्या रोल है? जीन्स का बहुत बड़ा रोल है, उसे नकारा नहीं जा सकता। माइकल फेल्प्स के शरीर की बनावट स्विमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर जीन्स का मतलब ये नहीं है कि मेहनत की जरूरत नहीं है। वो बस ये बताते हैं कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। अगर माइकल फेल्प्स मैराथन दौड़ने की कोशिश करते तो शायद कभी सक्सेसफुल नहीं होते। तो इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पर आते हैं और मुझे यहाँ पुरानी ग्रीक फिलॉसफी का वो सोराइट्स पैराडॉक्स याद आ रहा है। ये पैराडॉक्स पूछता है कि क्या एक सिक्का किसी इंसान को अमीर बना सकता है? जवाब है नहीं। क्या एक और सिक्का देने से होगा? नहीं। पर अगर हम एक के बाद एक सिक्का देते रहें तो एक टाइम आएगा जब वो वाकई अमीर हो जाएगा। छोटी आदतें बिल्कुल इन्हीं सिक्कों की तरह है ना। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अक्सर लोग सफलता को एक मंजिल मान लेते हैं, जैसे एक दरवाजा है जिसे पार करते ही सब बदल जाएगा। पर सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का एक कभी ना खत्म होने वाला सिस्टम है। छोटे बदलाव जुड़ते नहीं है, वो गुना होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है जहां रातों रात कोई जादू नहीं होता, बस छोटे रोजमर्रा के चुनाव ही बड़ा रिजल्ट लाते हैं। अब आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम सब एक बहुत ही गहरे ख्याल पर विचार करें जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं। क्या बात है? ऐसा माना जाता है कि इंसान की आधी लगभग 50% आदतें अवचेतन यानी अनकॉन्शियसली काम करती हैं। हमारा आपस का माहौल, हमारे फोन का नोटिफिकेशन और उसका रंग, ये सब चुपचाप हमारे दिमाग को ट्रिगर कर रहे हैं। हाँ, और हमें पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो आप सोचिए, अगर हमारी आधी जिंदगी ऐसे ऑटो पायलट मोड पर चल रही है जिसे माहौल और दूसरी चीजें कंट्रोल कर रही हैं, तो क्या कोई भी इंसान वाकई अपने जिंदगी के फैसले खुद ले रहा है, या उसका फोन, उसका एनवायरनमेंट और उसकी पुरानी आदतें ही उसका भविष्य तय कर रही हैं? अगली बार जब बिना सोचे समझे फोन उठाएं या टेंशन में आकर कोई बुरी आदत दोहराएं, तो खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या आप अपनी आदतों के मालिक हैं या आपकी आदतें आपकी मालिक बन चुकी हैं। बस उस बर्फ के टुकड़े को याद रखिए जो 31 डिग्री पर पिघलता नहीं है, पर अंदर ही अंदर बदलाव चल रहा होता है और वो सही वक्त का इंतजार करता है।